नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, इसमें आपको पहले और भी भाग हमने कर लिए हैं इसमें, इस अध्याय में। आज हम पढ़ेंगे धातुओं का परिष्करण। ठीक है, धातुओं का परिष्करण क्या होता है कि जब हमने इसके पहले वाले जो है भाग है उसमें क्या देखा था कि कई प्रक्रमों को, कौन से प्रक्रम के द्वारा, जो अपचयन के प्रक्रम होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि अपचयन के प्रक्रम के द्वारा जो धातुएं प्राप्त होती है उनके अंदर जो धातुएं मिल जाती है, लेकिन उनमें कुछ अपद्रव्य होता है। अपद्रव्य का मतलब होता है कि कुछ अशुद्धियां होती है। ठीक है, कुछ अशुद्धियां होती है उनमें, जैसे मिट्टी है, रेत है। ठीक है, कुछ घुलनशील, कुछ अघुलनशील अशुद्धियां पाई जाती है, जिनको अपद्रव्य कहते हैं। तो अपद्रव्य जो है ये उन धातुओं में होता है, वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, तो धातुओं को, जैसे कुछ धातुएं जैसे आपकी चांदी है, ठीक है, कॉपर है, टीन है, निकेल है, जिंक है, ये कुछ धातुएं जो होती है अपचयन प्रक्रम के द्वारा भी इनमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम धातुओं का परिष्करण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? धातुओं का परिष्करण करते हैं। तो धातुओं के परिष्करण करने में हम एक प्रक्रम का उपयोग करते हैं। उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। विद्युत, बहुत ही प्रचलित युक्ति होती है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। इस तकनीक का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटनीय परिष्करण तकनीक का। अब यहाँ पर देखिए, ये विद्युत अपघटनीय परिष्करण तकनीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमने इसके अंदर क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन इसके अंदर भर दिया, अम्लीकृत। ठीक है, एसिडिक विलयन इसके अंदर भर दिया। एक टैंक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने। 2 इलेक्ट्रोड आपके, एक आपका कैथोड और एक आपका एनोड। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, एनोड को पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इसके अंदर। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन घोल दिया। अब जिस भी धातु को हमें शुद्ध करना है, उसकी एक मोटी स्ट्रिप को, एक मोटी छड़ को हम यहाँ लगाएंगे, रॉड को। कहां पर? एनोड पर। यहाँ पर क्या लगा? ये पतली रहती है। ठीक है, ये शुद्ध धातु की होती है। जैसे हमें मान लो कि कॉपर को शुद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना है? कॉपर को शुद्ध करना है। तो कॉपर को शुद्ध करने के लिए हम कॉपर की शुद्ध धातु की पतली छड़ को इधर लगाएंगे और मोटी छड़ को इधर लगाएंगे, अशुद्ध को। यह शुद्ध है। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ना है हमने, विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ है, इसके अंदर से कॉपर निकलकर कहां पर? इस विलयन में घुलेगा और उतनी ही मात्रा में इस विलयन से कॉपर, ये विलयन में कॉपर है, ये विलयन से कॉपर, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य से उतनी मात्रा में कॉपर निकलकर इस पतली स्ट्रिप पर, इस पतली छड़ पर वो इकट्ठा होता जाएगा। और इस प्रकार ये शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ अशुद्ध से निकलेगा, इसमें घुलेगा। ठीक है, इसमें घुलेगा और घुलकर जितनी मात्रा में वो घुल रहा है उतनी मात्रा में इस विलयन से वो इस छड़ के ऊपर इकट्ठा होता जाएगा। इस प्रकार से कॉपर को हम शुद्ध कर लेंगे। ये विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर का है। ठीक है, और इस धातु के अंदर जो अशुद्धियां निकलती है, घुलनशील होगी तो इसमें घुल जाएगी, और जो अघुलनशील होगी वो क्या होगी? पेंदी में, इधर एनोड की तरफ नीचे पेंदे में वो अपद्रव्य इकट्ठा हो जाएगा। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा, इस प्रकार से वो इकट्ठा हो जाएगा एनोड की तरफ, और धातु का परिष्करण हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगी, जैसे कॉपर धातु यहाँ पर हुई। ठीक है, ये होता है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ठीक है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में 2, एक विद्युत अपघट्य होता है, उसी धातु का अम्लीय विलयन लेते हैं। ठीक है, अम्लीकृत विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनीय परिष्करण होता है, जिससे धातुएं शुद्ध हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और क्या चीज बची इस चैप्टर की, इस अध्याय की। धातुओं के परिष्करण के बाद हम देखते हैं अब संक्षारण।
ठीक है, संक्षारण आपने अध्याय 1 में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, विस्तृत देखते हैं किस प्रकार से संक्षारण होता है। ठीक है, धातुओं में संक्षारण किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से संक्षारित होती है, उसको हम देखेंगे विस्तृत तरीके से। इसके लिए हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब को ऊपर के मुंह को हम कार्पस से बंद कर देते हैं, ऊपर से बंद कर दिया इनको, एबीसी 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। पहली वाले टेस्ट ट्यूब में हमने लोहे की किलो को रखा और उसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, पानी भर दिया और इनका थोड़ा सा भाग ऊपर खाली वाला भाग जो है जहां पर वायु पाई जाती है उसमें भी रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि ये पानी में डूबी हुई है, उसके ऊपर वाला भाग इनका वायु के संपर्क में है। ठीक है, एक ये कंडीशन हमने रखी। दूसरी हमने रखी कि परत नली बी के अंदर हमने पानी जो रखा उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब को रख दिया, इसके अंदर रखा हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने कील को रखा, पानी के अंदर डूबी हुई है ये। ठीक है, ऊपर हमने तेल की एक परत रख दी, ऊपर तेल की परत है यहाँ पर। ठीक है, ये तेल की परत है। और तीसरी जो परत नली है इसके अंदर हमने इस प्रकार से यहाँ पर हमने कीलों को रखा, लेकिन इसके अंदर वायु कैसी, शुष्क वायु है, क्योंकि हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ले लिया जो कि वायु की नमी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। वायु में जो नमी पाई जाती है, ठीक है, उसको खत्म कर दिया। तो 3 परत नली है, इसमें से सिर्फ परत नली ए में पाई जाने वाली कीलों में जंग लगता है। ठीक है, सिर्फ परत नली ए में पाई जाने वाली कीलों में जंग लगता है। क्यों लग रहा है, क्या कारण है, तो आप यदि यहाँ देखो ध्यान से तो आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से ये कील जो है वायु के भी संपर्क में आ रही है और पानी के भी संपर्क में आ रही है, दोनों के संपर्क में आ रही है, इसलिए इस कील में क्या लग गई, जंग लग गई। लेकिन दूसरी कील के अंदर हमने ऊपर तेल की परत लगा दी, तेल की परत डाल दी, जिससे ये वायु है ये पानी से क्रिया नहीं कर देगी, ये वायु पानी में नहीं घुलेगी और पानी में पाई जाने वाली वायु को हमने उबाल कर यहाँ से क्या कर दिया, इसको वेपराइज कर दिया, इसको वाष्प में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पानी की वायु को भी हटा दिया हमने और ये वाली वायु जो है वो यहाँ हमने तेल की परत रख दी ताकि वे वायु इससे संपर्क नहीं करे। तो इस कील में जंग नहीं लगती है क्योंकि ये सिर्फ पानी के संपर्क में है, वायु के संपर्क में नहीं है। परत नली सी को यदि आप देखो तो इसमें क्या हुआ कि वायु तो है किंतु इसमें पाई जाने वाली जो नमी है वो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ने सोख ली है, यानी पानी खत्म हो गया, यहाँ से नमी जो है वो खत्म हो गई, जिससे इस परत नली सी में भी पाई जाने वाली कील के अंदर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो यानी आप समझ गए कि जंग कब लगती है, जंग जब लगेगी जब वो वस्तु या धातु वायु और नमी या पानी के संपर्क में आएगी, तब उसमें जंग लग जाएगी। ठीक है, जिसके कारण वो संक्षारित हो जाएगी और उस संक्षारित होने से वो संक्षारित होना ही क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार सिल्वर चांदी लाते हैं हम, कैसी चमकती चांदी, बिल्कुल बहुत अच्छी चमकती, सफेद सफेद, लेकिन कुछ समय बाद वो चांदी क्या हो जाती, काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि वायुमंडल में पाई जाने वाली सल्फर से वो क्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सल्फर से वो चांदी क्रिया कर लेती है और सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो काला होता है, जिससे वो ऊपर की परत उसकी क्या हो जाती है, काली। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है जिससे वो काली पड़ जाती है चांदी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कॉपर होता है वो जब हम नया नया लाते हैं भूरे जो है वो चमकता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है क्योंकि वो वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद वो क्या करता है कि हरा पदार्थ बना लेता है। हरा पदार्थ क्या रहता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिससे उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। उसी प्रकार आप देखते हो कि लोहे की वस्तु जब हम लाते हैं तो बहुत अच्छी रहती है वो, लेकिन कुछ समय बाद वो नमी और हवा के संपर्क में आती है और उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में, जंग। ठीक है, जंग लग जाती है उसमें, तो वो एक संक्षारित हो गई। ठीक है, तो ये होता है संक्षारण। और संक्षारण से बचने के आगे पढ़ेंगे हम उपाय कि संक्षारण से धातुओं को कैसे बचाया जा सकता है। अगला हमारा क्या है, संक्षारण से सुरक्षा। अब संक्षारण से सुरक्षा के लिए यदि हम देखें तो सबसे पहली बात, यदि आपके घर कोई लोहे का गेट लगा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको
एक कॉमन मेथड जो होती है, जो हर कोई यूज करता है, वो होता है पेंट करना, उसको कलर करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, संक्षारण से बचाने के लिए उसको पेंट कर दोगे, उसके ऊपर कलर कर दोगे, ताकि वो उससे वायु भी संपर्क ना करे और नमी या पानी उससे संपर्क ना करे, जिससे वो खराब नहीं होए। तो ये संक्षारण से सुरक्षा में सबसे कॉमन विधि होती है पेंट करके, यानी उसको पेंट कर दो आप, कलर कर दो उसके ऊपर, या तेल लगा दो। कई बार हम लोहे के टूल लाते हैं, टूल्स, ठीक है, उन टूल्स के अंदर यानी नट बोल्ट वगैरह लाते हैं, उनके ऊपर देखना आप तेल लगा हुआ था हल्का हल्का, ठीक है, जिससे वो वायु के संपर्क में नहीं आते। या ग्रीस लगाकर भी हम सुरक्षा कर सकते हैं, या यशद लेपन करके। यशद लेपन क्या होता है कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना। क्या है, लोहे के ऊपर जस्ते की यानी जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा क्रोमियम लेपन यानी क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं हम। एनोडीकरण यानी विद्युत के द्वारा हम एनोडीकरण करते हैं, धातु की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, विद्युत प्रवेश करवाकर विद्युत के द्वारा। दूसरी एक और होता है मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा इनका यूज किया जाता है, मिश्र धातु बनाकर भी हम जो है धातुओं के गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने मिश्र धातुएं लिखी है, जैसे लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ठीक है, आप देखते हो बर्तन अधिकतर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उन पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत अच्छे बर्तन होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और इनसे उनके गुण भी अलग होते हैं। ठीक है, एक विशेष गुण उनके अंदर हम डाल देते हैं। उसी प्रकार तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक से मिलाकर हम पीतल बनाते हैं। उसी प्रकार तांबा और टीन से मिलाकर कांसा बनाया जाता है। ये मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा और ये सोल्डर जो कि सीसा और टीन से मिलकर बनता है, जिसका यहाँ पर यदि आप देखो तो तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन कांसा जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखो सीसा, टीन इनके गलनांक कम है, लेकिन सोल्डर जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग तारों को जोड़ने में किया जाता है, सोल्डर करने में किया जाता है। तो ये चार मिश्र धातुएं आपकी मैंने 1 2 3 4 आपको बताई, और इनके घटक जिनसे ये बनी हुई है, किनकी धातुओं से मिलाकर इनको बनाया गया है, वो भी मैंने बताया आपको। उसके अलावा अब यदि हम सोने की बात करें तो सोने की शुद्धता को किससे नापा जाता है, कैरेट से। ठीक है, सबसे शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, यानी 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहते हैं। लेकिन हमारे देश में 24 कैरेट गोल्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। हम यहाँ पर इस प्रकार का गोल्ड हमारे देश में यूज किया जाता है 22 कैरेट का। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में इसमें चांदी और कॉपर मिला दिया जाता है, जिससे 22 कैरेट का बन जाता है। ठीक है, 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग तो सोने के और 2 भाग चांदी या कॉपर जो भी हम मिला रहे हैं उसके। ठीक है, तो इस प्रकार सोने की शुद्धता को कैरेट में नापा जाता है। और 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, यानी 24 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। लेकिन हमारे देश में 22 कैरेट का यूज किया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट बहुत नरम होता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। इसमें 22 कैरेट करते हैं, क्योंकि दो भाग इसमें चांदी या कॉपर के मिलाए जाते हैं। उसी प्रकार जो शुद्ध लोहा होता है वो भी बहुत नरम होता है, यदि थोड़ा गर्म किया तो उसको खींच सकते हैं हम। इसलिए लोहे को कठोर बनाने के लिए, प्रबल बनाने के लिए उसके अंदर 0.05% क्या मिला दिया जाता है, कार्बन, जिससे वो कठोर हो जाए और प्रबल हो जाए। ठीक है, यदि नरम हो जाएगा और धूप गर्मियों के समय में वो पिघलने लगे, वो नरम पड़ जाएगा, इसलिए उसके अंदर ये मिला दिया जाता है कार्बन, 0.05% कार्बन मिला देते हैं, जिससे वो प्रबल हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है धातु एवं अधातु समाप्त हो रहा है। अब इसका अभ्यास बचा है, वो हम अगले भाग में उसको पढ़ेंगे, अभ्यास को, जिसमें हम क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।